आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में नेशनलिज्म की जो शुरुआत है वो कैसे हुआ था, पूरे इंडिया में कैसे क्या क्या हुआ है ना। देखो पता है, सबसे पहली बार अगर हम लोग बात करें पूरे इंडियन हिस्ट्री में, तो जो सबसे पहली बार नेशनलिज्म की भावना का मतलब जो उसका इशंस है ना, इसे हम लोग कह सकते हैं नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। हिंदी में अगर हम लोग एक वर्ड यूज करें तो ये होता है आपका राष्ट्रवाद। ठीक, व्हाट इज दिस नेशनलिज्म होता क्या है? नेशनलिज्म होता क्या है बताओ, कोई बताएगा राष्ट्रवाद क्या होता है? देश के प्रति भावना। कैसी भावना? आजादी की भावना। नेशनलिज्म देश के प्रति देश के भले की बात, देश के प्रति देश के भले की भावना, नेशनलिज्म है। अच्छा, क्या आप लोगों ने नेपोटिज्म सुना है? नेपोटिज्म क्या है? परिवारवाद है ना, परिवारवाद, राष्ट्रवाद। कुछ कॉमन लग रहा है? तो सर वाद कॉमन लग रहा है, इसी वाद से विवाद होता है ना। देखो सीधी सी चीज है, अगर आपके पास कोई चीज है, जैसे अगर आप कहीं बाहर जाओगे तो आप क्या कहोगे? आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। ठीक है, आप यूपी के कहीं बाहर जाओगे तो आप क्या बोलोगे? मैं यूपी का हूँ। या बेसिकली गोंडा शहर के कहीं बाहर जाओगे तो आप क्या बोलोगे? मैं गोंडा शहर का हूँ। तो ये जो भावना है इसे हम लोग वादी कहेंगे। जैसे आप भारत के बाहर गए, आपने बोला मैं भारतीय हूँ, ये है राष्ट्रवाद। आपका कोई भी भाई भतीजा, बड़े भाई, रिश्तेदार किसी चीज में आप उस चीज के हेड हो, आपने उनको एडमिट कर लिया, भर्ती कर लिया, तो इसे क्या कहेंगे? नेपोटिज्म चल रहा है ना। इसका मतलब क्या? भाई भतीजावाद। नेपोटिज्म का मतलब भाई भतीजावाद। सेम टू सेम राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, मतलब आपके अंदर वो भावना हो, आपके अंदर वो भावना हो। कौन सी भावना? अपने देश के प्रति भावना। वो कैसे भी होगी, कैसे मतलब अच्छी ही होगी। ऐसा नहीं कि मेरे लिए मेरे भारत के प्रति आस्था कि मैं भारत को बम से उड़ा दूं, है। इसको नेपोटिज्म, इसको हम लोग नेशनलिज्म नहीं कहेंगे। नेशनलिज्म मतलब हाँ, इसे हम लोग क्या कहेंगे? टेररिज्म कहेंगे, है ना, आतंकवाद की भावना कहेंगे। ठीक है, अब पता है शायद कुछ कॉमन वर्ड आप लोगों ने सुना हो। एक होता है बेटा आतंकवादी, है ना, आतंकवादी, ठीक। और एक होता है माओवादी, शायद इसको आपने ना सुना हो, माओवादी। और एक होता है नक्सलवादी, है ना, नक्सलवादी। कुछ डिफरेंस है इन तीनों में? आतंकवादी, माओवादी, नक्सलवादी। छोटे बच्चे आतंकवादी होते हैं, है ना। अगर आ जाए घर में तो पूरा आतंक मचा के रख देते हैं। और कुछ तो इतने आतंकवादी होते हैं, इतने ज्यादा कि सोफा पर छेद कर डालते हैं, है ना। एक हमारे दीदी, उनका लड़का आया था, उसका पैर ही सोफे के बीच में घुस गया। अब उसको निकल ही नहीं रहा है, सोफे को काटना पड़ा, फिर जाकर निकला। मतलब इसीलिए जो उसका गद्दा था उसको थोड़ा सा काटना पड़ा। अब दीदी लोग तो अपने बच्चे के प्रति जानते हैं, थोड़ा सा रो दे तो बस मामा मारे, मामा पास मत जा। तो ये सिस्टम होता है। तो देखो बेटा, आतंकवादी, आतंकवादी का मतलब होता है कि एक ऐसी भावना जो आप उस जगह पे नहीं रह रहे। जैसे हिंदुस्तान में जो आतंक फैलाने का काम करता है, आतंक फैलाने का कौन काम करते हैं? जो हिंदुस्तान के बाहर के होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं पाकिस्तानी ही हो सकता है कोई इंडियन ही हो, बट प्रेजेंट टाइम में कहीं बाहर रह रहा हो, माइंड वॉश हो गया हो, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, वो सिस्टम बना दिया हो आतंकवादी, यानी इंडिया में आकर के आतंक फैलाएगा। अच्छा, माओवादी क्या होते हैं? माओवादी बेसिकली नेपाल के होते हैं। ये जो नेपाल के टेररिस्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं माओवादी। नक्सलवादी कौन लोग होते हैं? नक्सलवादी जैसे छत्तीसगढ़ आपने सुना होगा, इन सब एरिया में अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार को मनवाने की कोशिश करते हैं। अपने एरिया में रह के अपने ही एरिया में सरकार से वो लड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नक्सलवादी, है ना। जब हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो आज़ादी की लड़ाई में हम लोगों को इन दो चीज़ों से नवाजा गया कि हिंदुस्तानी तो आतंकवादी हैं, हिंदुस्तानी तो क्रांतिकारी हैं। क्या है? क्रांतिकारी बेसिकली लोग नहीं कहते थे, तो क्रांतिकारी एक अच्छा वर्ड हो जाता है, ठीक है। वो आतंकवादी ज़्यादा यूज़ करते थे या विद्रोही ज़्यादा वर्ड यूज़ करते थे कि इंडियन जितने हैं वो सारे के सारे विद्रोही हैं। विद्रोही का मतलब समझ ही रहे हो, हर चीज़ का विरोध करने वाला, है ना। विद्रोही का मतलब हर चीज़ का विरोध करने वाला। तो नेशनलिज्म इन इंडिया, अब देखो इसमें लिखा हुआ है नेशनलिज्म इन इंडिया में, as you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of the national state। यानी जब यूरोप में नेशनल स्टेट बना, नेशनल स्टेट का मतलब जब आपने अपने आप को पहचाना। जैसे भाई अगर आपका यूपी है तो आपकी जो भावनाएं जुड़ी होती है यूपी के साथ जुड़ी होती है। किसी को अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है यूपी। जैसे अगर कोई IAS PCS की तैयारी करता है
और जॉब मिलते से ऑप्शन पूछा जाता है तो सबसे पहले आदमी मुंबई में रह रहा है, उसको आयुष बनना है तो यूपीएससी देना होगा उसको। क्या 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 रह रहा है? मतलब मुंबई का कोई सिटीजन है, उसको हाँ। आयुष बनना है तो यूपीएससी क्लियर करना हाँ होगा। बिल्कुल। तो मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। नहीं बेटा देखो, सारे पूरे इंडिया में लोग यूपीएससी फॉर्म डाल सकते हैं। आप पेपर होने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद जब आप पास हो जाओगे, फिर इंटरव्यू में आपसे कैडर पूछा जाता है कि आप कौन से कैडर में जाओगे। 16-17 कैडर्स होते हैं, यूपी कैडर है, एमपी कैडर है। आप जिस कैडर को चूज करोगे उस कैडर में आपको जॉब मिलेगी। हाँ, फिर उसके बाद आप पूरे टाइम उसी कैडर में रहोगे। अगर आपको अपने कैडर से बाहर आना है तो किसी दूसरे आईएएस या आईपीएस से शादी करनी पड़ेगी आपको। आप शादी कर करके उस कैडर से बाहर आ जाओ। बहुत से आईएएस सिर्फ इसलिए शादी करते हैं ताकि वो अपना कैडर चेंज कर सकें। कैडर चेंज, शादी खत्म। सर कैडर में होता क्या? कैडर मतलब एक एरिया स्पेशलाइज। तो वो आपको लाइफ टाइम में दिया जाता है क्या? हाँ, जैसे पता है, मान लो कोई पुलिस में है, दो लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है ना। इस टाइम ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, पुलिस में मान लो है, दो लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है। अब दोनों को मिला करके एक डिस्ट्रिक्ट में आना है। मान लो एक कोई है वो गोरखपुर के पास महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में है और एक कोई मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। अब दोनों को लगा यार मुझे कॉमनली कहीं जाना है, हो सकता है बलरामपुर जाना हो, बहराइच जाना हो, लखनऊ जाना हो। दोनों ने आपस में शादी कर ली और शासन से बोला कि नहीं मुझे लखनऊ रहना है, ठीक है, तो अलाउ करा लिया। दोनों लोग लखनऊ, दोनों लोग पहुंच गया। उसके बाद में क्या कर लिया, डाइवोर्स कर लिया, बात खत्म। सर अगर मान लो किसी को महाराष्ट्र का रीजन दिया गया है और उस आदमी को जाना है यूपी के रीजन में, ठीक है, तो मान लो यूपी में कोई लड़का है तो क्या करेगा? भैया यूपी में लड़का है तो लड़की भी तो होंगे। अब तुमको क्या लग रहा है आर्टिकल 370 हो जाएगा? छोड़ो, 377 है ना, ये हटाओ। तो मेन चीज़ क्या है, जब वहाँ पर नेशनल स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तब वहाँ पर नेशनलिज्म की एक भावना हुई। हमारे अंदर भी नेशनलिज्म की भावना तभी हुई ना जब हम लोगों को ये पता चला कि राष्ट्रवादी होने का क्या मतलब है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर हम बात करें आपसे फ्रीडम, व्हाट इज फ्रीडम, आज़ादी क्या है, तो आप क्या बताओगे? अगर आपसे बात करें आज़ादी क्या है, व्हाट इज फ्रीडम, फ्रीडम क्या है? आज़ादी। हाँ, क्या है ये बताओ, फ्री रहने की। बताओ क्या है आज़ादी? ये फ्रीडम आजादी है। तुम्हारी मम्मी का बात। बताओ आज़ादी क्या है? हाँ, आज़ादी रहने देखो, की और आज़ाद रहने की। एक बात और होता है बेटा, आप आज़ादी को डिफाइन नहीं कर सकते हो मेरे शब्दों में, आप अपने शब्दों में डिफाइन कर सकते हो। जैसे किसी को आज़ादी लगता है हम कहीं भी घूमें, मस्त घूमें, इसे आज़ादी कहेंगे। बॉयज़ को क्या चाहिए, कहीं भी घूमें, कोई ना पूछे, रात भर घर ना है तो परिवार वाले ये ना पूछे भैया कहाँ थे रात भर, है ना। गर्ल्स को क्या, उन्हें फ़ोन चलाना मिल जाए, स्कूटी मिल जाए, हर एक चीज़ मिल जाए, उसे आज़ादी बोलेंगे। वो लोग बोलेंगे नहीं मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं और हम बहुत आज़ाद हैं। बॉयज़ को क्या, जो मांगे वो मिल जाए, उसे आज़ादी कहते हैं। एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए कि उसे किसी प्रकार का कोई लाइसेंस ना देना पड़े, किसी प्रकार की कोई फीस ना देनी पड़े, किसी प्रकार का कोई टैक्स ना देना पड़े, वो उसे आज़ादी मानेगा? मानेगा नहीं मानेगा। और एक कोई सपोज दैट घर में रह रहा है, उसके लिए आज़ादी का सेंस क्या होगा? उसके लिए आज़ादी का सेंस होगा मुझे घर से बाहर निकलने को मिल जाए, मेरे लिए आज़ादी है ना। आज़ादी अलग अलग मामलों में अलग अलग डिफाइन है। पता है हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको यही समझाने में बहुत वक्त लगा कि भैया आज़ादी आपके मायने में जो आप सोचते हो वो आपको मिल जाएगा, ये आज़ादी है, ठीक। और जब ये इंडिया वाले समझे तब एक्चुअल में फ्रीडम फाइट स्टार्ट हुई। वैसे तो आपको पता होगा 1857 से फ्रीडम फाइट स्टार्ट हुई थी, है ना। यस। क्या हुआ था, इंसिडेंट क्या था, क्यों स्टार्ट हुआ था? मंगल पांडे को मंगल पांडे का वो फांसी होता है ना, जो उन्होंने वो पब्लिक एग्जीक्यूशन गन का वो जो होता है। हाँ, देखो पहले पता है गन आती थी, ब्राउन बेस गन उसे हम लोग बोलते थे। वो एक्चुअली उसकी हिस्ट्री यही है, ब्राउन बेस एक बंदूक आती थी, गन आती थी, है ना। तो उसको लोग यूज़ करते थे, उसके कारतूस को यूज़ करते थे। उसको हटा करके इनफील्ड रॉयल एक बंदूक लाई गई, गन लाई गई बड़ी सी, और उस गन में जो कारतूस लगा होता था, कारतूस का जो बैक साइड का था, जैसे आप लोग अगर दीपावली में जलाते हो पटाखा तो उसको हल्का सा छीलते हो, दांत से काटते हो, उस टाइम के कारतूस भी वैसे रहते थे, उनको दांत से काटना पड़ता था। तो उन्होंने दांत से काटा और चलाते थे सारे लोग। बट एक बार मंगल पांडे कहीं जा रहे थे तो उन्हें प्यास लगी, तो एक व्यक्ति से बोला भैया मुझे पानी पीने के लिए दे दो। तो जब उसने अपना थैला पकड़ाया तो कहा यार इस चमड़े के थैले में हम पानी पियेंगे, अरे हम पांडे जी हैं, हम पांडे जी हैं, है ना, तो इस चमड़े के थैले में थोड़ा ना पानी पियेंगे। तो उसने बोला कि पांडे जी बहुत बड़े हो, जो कारतूस दांत से काटते हो उसमें तो गाय और सुअर दोनों की चर्बी मिली होती है,
अब बताओ कहाँ के पांडे जी रह गए? रोज तुम मुंह में चर्बी डालते हो और तुम मेरे चमड़े के थैले में पानी पी लोगे तो क्या हो जाएगा, है ना? तो मंगल पांडे ने फिर अपने अधिकारियों से बात करी, सबने कहा बिल्कुल सही है भाई, जाहिर सी बात में चर्बी रहती ही रहती है। तो उन्होंने कारतूस को दांत से काटने के लिए मना कर दिया था। फिर उसके बाद उनको 3-4 दिन बाद उनको फांसी दे दी गई, है ना? और फिर उसके बाद जब ये बात पता चली कि ऐसा ऐसा मजा है, तो सारे लोगों ने फिर क्या करा, सारे लोगों ने अपोज किया कि ना भैया हम तो ना काटने जाएंगे कारतूस, आपको काटना है काटो, हम तो ना काटने जाएंगे कारतूस, ठीक है? और धीरे धीरे ये आग एक आग की तरह फैल गया, है ना? और उसके बाद फिर मेरठ का आपने नाम सुना होगा, आपको लग रहा होगा मंगल पांडे मेरठ से थे, नहीं, मंगल पांडे ने पश्चिम बंगाल में काम किया था, है ना? और मेरठ से थे कदम से। उन्होंने क्या किया, जो एक उस समय के मुगल बादशाह थे उनको अपना राजा घोषित किया और लेकर के चले गए सबको दिल्ली। फिर एक बहुत बड़ा सा क्रांति हुआ। अब पता है एंशिएंट टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी कम्युनिकेशन। अभी आपके पास कम्युनिकेशन के साधन हैं जैसे फोन, व्हाट्सएप, सबसे बड़ा साधन तो मुझे लग रहा है व्हाट्सएप ही है। एक स्टेटस लगा लो तो आपके रिश्तेदार तो जान ही जाएंगे कि हाँ जलने लायक है, मसाला हो गया भरपूर, है ना? जैसे सपोज दैट कभी अगर कुछ ऐसा स्टेटस लगाओ कि ऐसा लग रहा मुझे बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, तो मतलब एक मिर्ची लगती है, फिर उधर से अंगूठा आता है या वो हार्ट वाला शेप वाला आता है कि भैया ठीक है एंजॉय करो। तो मेन चीज़ यही है कि प्रेजेंट टाइम में कम्युनिकेशन बहुत ईजी है। एंशिएंट टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कम्युनिकेशन की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की होती थी। और उस टाइम लोग कम्युनिकेशन के लिए पता है लोकल लैंग्वेज का यूज़ करते थे, जैसे अवधी, है ना? जैसे और सारी लैंग्वेज है वो आपस में इस तरह से मंडली बना रखे थे, जो गाना बजाते थे लोग वो गा गा कर बताते थे, क्योंकि अंग्रेज हिंदी तो जान गए थे लेकिन क्या अवधी जान पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, सीख ही नहीं पाएंगे। जैसे वहाँ मिले थे, चलो परसों मिले थे, कंफ्यूज ये बोला क्या, कौन सी लैंग्वेज बोला, ठीक सिंधी बोल दूँ या कुछ और बोल दूँ, नहीं समझ पाओगे आप, क्योंकि आपको अपनी लोकल लैंग्वेज पता है ना? लेकिन आप अगर कहीं पश्चिम बंगाल में चले जाओ वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे, मणिपुर में चले जाओ, असम में चले जाओ, लोकल लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे, कैसी भी लोकल लैंग्वेज, है ना? और सबसे मतलब ऐसे टफ वाली होती है जो जिसे हम लोग बोल सकते हैं सबसे गंदी लोकल लैंग्वेज हरियाणा की है ना? सबसे गंदी लैंग्वेज। वहाँ अपने बाप को भी गाली दे देते हैं लोग, लेकिन वहाँ का वो प्यार, अगर हरियाणवी गाली ना दे तो उसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा लगाव उससे आपको नहीं है, वो गाली देकर की बात करेगा, है ना? तो बेसिकली लोकल लैंग्वेज ऐसी होती है, अंग्रेज जान ही नहीं पाएंगे लोकल लैंग्वेज, तो वो लोग क्या करते थे लोकल लैंग्वेज सारी चीज़ों को मतलब आगे कंसिडर करते। ठीक, अब कह रहा है इन इंडिया एज द मेनी ऑफ द अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इज इमीडिएटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट। मतलब जैसे इंडिया लोगों को पता चला कि कॉलोनिज्म का मतलब होता है कि जैसे जो हमारे ऊपर अधिकार कर रखे, जैसे अंग्रेज उन्होंने क्या कर रखा था, हमारे ऊपर अधिकार कर रखा था, तो हमें उनके अंडर में रह के सारा काम करना पड़ता था, जो वो कहते थे वो हमको करना पड़ता था। तो उन लोग को ये लगा कि यार अगर हम इस कॉलोनिज्म से बाहर हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, तो हम लोग अपने मन का काम कर सकते हैं। तो सारे लोग फिर क्या करने लगे, कनेक्ट होने लगे किस मूवमेंट में, एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट में सारे लोग जो है वो पार्टिसिपेट करने लगे। ठीक है, पीपल बिगैन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद द कॉलोनिज्म। मतलब वो इकट्ठा होने लगे, लोग एकजुट होने लगे, मूवमेंट करने लगे, सब एक साथ होने लगे कि भैया अब किसी ना किसी तरह से इससे हमें क्या करना है, आज़ादी लेनी है। ठीक है, ओके। इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इससे पहले कि आपने बुक्स में पढ़ा होगा, अप टू द फर्स्ट decade of the 20th century, first decade of the 20th century, what is the mean of 20th century? ये कोई बताएगा what is the mean of 20th century? ठीक है, 20वीं सदी। एक मुझे बताओ फर्स्ट डिकेड का मतलब होता है पहला 10 साल, डिकेड का मतलब होता है 10 साल। अब मुझे ये बताओ फर्स्ट डिकेड का मतलब क्या हुआ, पहले 10 साल, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड का मतलब मुझे नंबर से बताओ। 1910। कितने लोग कह रहे हैं सही है फर्स्ट डिकेड, कितने लोग कह रहे हैं ये सही है? 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड ये सही है कि ये सही है? 2010 क्या सही है बताओ? हाँ, 1910 से ऊपर वाला तो हमेशा सही रहता है, इसमें बताओ
हाँ ये सही बेटा, ध्यान देना। अगर हम लोग 20वीं सदी की बात करेंगे तो ये 1900 से स्टार्ट होगा और 1999 तक जाएगा। अगर हम लोग 2000 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग 21वीं शताब्दी में आ गए, यानी 21st सेंचुरी में आ गए। ठीक है, आई बात समझ में इसमें? तो मेन पर्पस क्या है इसमें? मेन इसमें पर्पस क्या है कि 1910 यानी फर्स्ट डिकेड, जो पहले 10 साल थे उसमें क्या हुआ। देखो क्या रहा है कि फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, इन दिस चैप्टर वी विल पिक द स्टोरी फ्रॉम 1920s, यानी 1920 से अपनी स्टोरी उठा रहे हैं, है ना। एंड स्टडी द नॉन कॉर्पोरेशन एंड सिविल डेविएशन मूवमेंट, यानी कौन कौन सा मूवमेंट था? नॉन कॉर्पोरेशन एंड सिविल डेविएशन मूवमेंट। ये किसके मूवमेंट थे? गांधी जी द्वारा शुरू किए गए दोनों के दोनों मूवमेंट थे। ठीक है, बैठ इधर बैठ। सिविल डिसओबीडियंस, है ना, इधर ही बैठ जाओ, आओ। ठीक है, अब देखो गांधी जी, है ना, कुछ लोग कहते हैं गांधी जी का आज़ादी में कोई हाथ नहीं था, है ना, उनका डंडा था आज़ादी में। ठीक है, देखो मेन चीज़ क्या होती है, आपके अंदर ताकत है, इट डजंट मैटर ताकत है, उसे जगाने वाला कोई चाहिए। जैसे सुबह आप उठ सकते हो लेकिन जगाने के लिए मम्मी चाहिए, है ना। जब तक मम्मी की प्यारी प्यारी आवाज़ में हमको जगाया नहीं जाता, बेटा उठो, एक बार ऐसे क्या, बेटा उठो, फिर अरे बेटा उठ जाओ, थर्ड टाइम उठा तो ना उठा तो, जिंदगी में चौथी बार उठ, किलाई डंडवा, बस तुरंत हम तो उठ गए, हम तो तैयार भी हो गए, है ना। तो इसलिए जगाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे हनुमान जी के पास कितनी ताकत थी, लेकिन जब उन्हें समुद्र लांग करके लंका जाना था तो अपनी ताकत भूल गए। ठीक, तो उन्हें याद, अरे बेसिकली उस टाइम एट द टाइम तो भूले हुए थे, उन्हें याद दिलाना पड़ा कि अरे आप ही भगवान हो, आप बजरंगबली हो। आप जब छोटे थे तो मुंह में तो आपने सूरज को भर लिया था, आपके अंदर बहुत पावर है, आप कोशिश करो तो आप लांग सकते हो, है ना। जैसे आप कहीं जाओगे बाहर कोचिंग करने तो वो आपको ऐसे ही मोटिवेट करेंगे। जब आप वहाँ से निकल कर के आओगे ना तो लगेगा नहीं अब हम बन गए। अगर डॉक्टर बनने जाओगे तो 10 मिनट उनके पास बैठोगे काउंसलर के पास, तो ऐसा लगेगा आप डॉक्टर बन गए। या इंजीनियर अगर जा रहे हो कहीं बनने तो लगेगा तुम इंजीनियर बन के निकले हो, है ना। और बेसिकली उस टाइम पावर किसी के हाथ में नहीं थी, अंग्रेज पावरफुल थे। गांधी जी ने जब बेसिकली स्टार्ट किया ये मूवमेंट तो सोचो उन्हें, उनके अंदर क्या भावना रही होगी। फर्स्ट टाइम उनको फार्मर्स ने बुलाया था कि सर आइए प्रोटेस्ट कीजिए, और एक प्रथा थी तिनकटिया प्रथा, है ना, तिनकटिया प्रथा। उसमें क्या होता था कि अपने खेत के 1/3 हिस्से पे आपको नील की खेती करनी है। नील, नील जानते हो नहीं जानते हो? किस कपड़े पे दिया जाता है? क्या करने के लिए? कपड़े को नीला करने के लिए। हमारे यहाँ तो जब नील देते हैं तो कपड़ा सफ़ेद से नीला हो जाता है, ठीक। लेकिन असल में उसका काम होता है कपड़े में थोड़ी सी और चमक लेकर के आना, ठीक है। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले उन्हें बुलाया गया था, वो गए वहाँ पर, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और वो सफल भी रहे क्योंकि उनकी मांग को समझा गया। मजदूरों की जो मांगे थी उन्होंने वो एक्सेप्ट कराई और वहीं से उनका राजनीतिक कैरियर स्टार्ट हुआ, ठीक। बेटा हम बिल्कुल सही नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया था, हम ये जरूर कह सकते हैं उस टाइम की जो पोजीशन थी ना तो हम जानते हैं ना आप जानते हो। सोचो 1920s की बातें हैं ये, और आप जी का बोलो 2020 में, ऑलमोस्ट 100 साल पहले। अभी प्रॉब्लम है, लाइट चली जाती है, लाइट आ जाती है, लाइट चली जाती है। आप उस टाइम का सोच के देखो, अपने पुराने बाबा लोग से बात करो तो क्या कहेंगे, हम तो लालटेन के उजाले में पढ़े, ढबरी जला के पढ़े, अगरबत्ती जला लेते तो उसी से पढ़ते थे। सर मेरे हिसाब से जैसे मतलब एक एग्जांपल है, जैसे जो खरगोश रहता है वो बहुत ज़्यादा चल के फिर एक जगह रुक सकता है, लेकिन एक जो कछुआ रहता है वो धीरे धीरे चलता है। तो गांधी जी उस तरह से थे, लेकिन और सारे जो वायलेंट जो बेटा देखो, अगर हम उस टाइम को डिवाइड करना चाहें तो हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम लोग दो तरह के प्रोटेस्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एक जो बिल्कुल से साइलेंट रहते थे और एक वायलेंट रहते थे, है ना। मतलब हिंदी में बोलते थे गरम दल और नरम दल। कुछ लोग होते थे वो मानते थे हम अपनी बातों से अपनी बातों को मनवा लें, मतलब अपील करके अपनी बातों को मनवा लें, ठीक है। और कुछ लोग चाहते थे कि हम लड़ाई करके अपनी बातों को मनवा लें। भाई जाहिर सी बात है, अब एग्जाम्पल भी अब हम क्या ही थे, समझ नहीं रहे हो। कुछ लोग क्या चीज़, हाँ जैसे भाई सुभाष चंद्र बोस जी, विपिन चंद्र पाल हुए, है ना, बाल गंगाधर तिलक, ये लोग चाहते थे कि मार दे, मर जाए सामने वाला और काम करा लें।
भगत सिंह, अब सोचो भगत सिंह चाहते तो वो बच सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बस एक माफीनामा लिखना था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भैया माफीनामा तो हम ना लिखेंगे, है ना, नहीं तो लोगों युवाओं को क्या लगेगा कि तो भगत सिंह फांसी से डर गए, ठीक। और पता है अपने फ्यूनरल मतलब बेसिकली जब उनको फांसी दी जा रही थी, उन्होंने अपनी मम्मी को आने के लिए मना कर दिया, बोला था आप बताइएगा, नहीं तो अगर आपको रोता हुआ देखा और मेरे आंखों में भी आंसू आ गया तो लोगों को लगेगा कि भगत सिंह डर गया। 23 साल की एज में उन्हें फांसी हुई थी, लोगों को क्या लगेगा ये तो डर गया, आंखों से आंसू आ रहा, रो रहा है, ठीक है। एक ऐसे तानाशाह थे, उन्होंने अपने फांसी से पहले कोट मांगा, ठीक, 10 दिन पहले बोला मुझे एक बढ़िया मोटा सा अच्छा कोट जो है वो सिलवा के दे दो। उनसे पूछा गया कोट क्यों, यार लोग खाने पीने की चीज़ मांगते हैं, मुर्गा मछली सब मांगो, खाने के लिए मस्त खाओ मौज करो। तो उन्होंने कहा नहीं, ठंडक बहुत पड़ रही जर्मनी में, और अगर हम ऐसे गए नॉर्मल कपड़ों में तो मेरा हाथ पैर कांपेगा ठंडक की वजह से, और लोगों को लगेगा कि मैं मौत के डर से कांप रहा हूँ। तो लोगों को ये ना लगे कि मैं मौत के डर से कांप रहा हूँ, हंसते हंसते फांसी पे चढ़े। तो भगत सिंह भी स्माइल कर रहे थे, दूसरों को से ताव देते हुए फांसी पे निकल लिए। तो देखो आज उनका नाम हम लोग जानते हैं। लोग चाहते तो है भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो, अपने घर में ना पैदा हो। प्रोटेस्ट चाहते हैं प्रोटेस्ट हो, लेकिन खुद ना करना पड़े, है ना, ये आज की दुनिया है। उस टाइम में सोचो गांधी जी के टाइम में कितना हुआ होगा। अब मान लो आपकी कॉलोनी में बगल में कहीं लड़ाई हो रही हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड ही उससे लड़ाई हो रही हो, मम्मी आपकी क्या कहेंगे, तू ना जाओ इधर आओ, तुरंत हाथ बढ़ जाता पीछे के लेंगे, तू वहाँ क्या कर जाओ। मान लो कहीं पुलिस आई है, आप जानते हो मैटर क्या, आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। जैसे घर के बाहर निकलोगे, बाबा बहुत नेता ना बनो, अंदर चलो, निकल लो अंदर, ठीक है, भेज दिया। अब ये सोचो आज से 100 साल बाद ही हो रहा है, उस टाइम में वो अकेला बंदा लाठी लेकर के चलता था। तो हम लोग उनकी बराबरी तो बहुत दूर की बात है, उनकी सोच को टैकल नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें साउथ अफ्रीका में ट्रेन से उतार दिया गया था, अंग्रेजों ने उतार दिया था, जबकि उनके पास टिकट था फर्स्ट क्लास का, क्योंकि अंग्रेज गोले होते थे, गांधी जी बेचारे काले थे, तो वो रंग भेद की वजह से उनको कहा गया तुम फर्स्ट क्लास में बैठने के काबिल नहीं हो। तो गांधी ने कहा आओ भारत में, आई विल शो यू, तुम मुझे ट्रेन से उतार रहे हो और उनको देश से निकाल रहे हो, तो देखा करो। बुलाया उनको और उसके बाद जब वो इंडिया में आए और बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। अब सोचो उनकी लड़ाई कितनी थी, उन्होंने फर्स्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट किया लगभग 1918 से, और 1942 इसमें कौन सा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, 1942, हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। इतनी लंबी लड़ाई, सोचो हम लोग यहाँ 1-2 घंटा पढ़ते हैं, थक जाते हैं, अरे आज तो बहुत पढ़ लिए, पीछे पेज पलट के देखने लगते हैं, आज कितना पेज पढ़े, उसको लिखते हैं, उसको पढ़ना समझ लेते हैं, आज कितना पेज पढ़े। और सोचो जो बंदा इतनी लंबी लड़ाई कर रहा हो, है ना, उसका माइंडसेट क्या रहा होगा। माइंडसेट तो ऐसे समझ सकते हो जैसे जब 1921 में उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया तो कुछ लोगों ने बेसिकली क्या किया, गोरखपुर जेल में कुछ पुलिस वालों को जेल के अंदर डाल के आग लगा दिया, लोग मर गए। जब गांधी जी को पता लगा तो उन्होंने कहा भैया मेरा कोई मूवमेंट नहीं, आज ही मूवमेंट वापस ले रहे हैं। उन्होंने मूवमेंट वापस ले लिया, और लेकिन तब भी अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए, उठा के जेल में बंद कर दिया। अब जैसे वो जेल के अंदर गए, उन्होंने कहा कि भैया अंग्रेज तो फादर ऑफ नेशन है, इनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। अंदर से खूब अंग्रेजों की तारीफ लिख रहे थे, अंग्रेज ने कहा अंदर क्या कर रहे हैं आप, बाहर जाइए, सभा लगा के लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताइए। पर जैसे निकले उनका अगला मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब सोचो माइंडसेट, सोचो जेल में जाने के बाद भी माइंडसेट कितना अच्छा था कि वहाँ से निकल के और दोबारा से प्रोटेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको अगर एक गलती के लिए सजा मिल जाए, जेल में चले जाओ, क्या दोबारा वो गलती करोगे? 2 सिस्टम है, या तो नेता हो जाओगे, वही गलती करोगे बार बार, और या तो बिल्कुल सही छोड़ दोगे सारी चीज़ें। मेरे कॉलोनी में एक लड़का है ना, नाम तो फिलहाल नहीं लेंगे, सब लोग जानते हैं, है ना, हाँ, वो आजकल के डॉन के बराबर ही है। कोई भी होता है घूमना, कोई भी कांड होता है, सबसे पहले पुलिस वहाँ आती है, क्या भैया चलो, भले उसकी कोई गलती ना बाद में लाके छोड़ जाती है, लेकिन सबसे पहले उनको बुलाया जाता है ना। तो बेसिकली एक बार जेल में जाने के बाद आपके साथ इतनी घटनाएं हो सकती है। तो बेसिकली उस टाइम इन लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट किया, कौन सा, नॉन कॉर्पोरेशन एंड civil disobedience movement will be explore how Congress shout to develop the national movement। पता उस टाइम कांग्रेस एकमात्र संस्था थी, कब 1885 के बाद, 1885 के बाद से 1947 तक लगभग कांग्रेस एकमात्र अकेले ऐसी संस्था थी जो इंडिया में जिंदा थी।
कांग्रेस एकमात्र ऐसी संस्था थी, और उसका रीज़न भी यही था क्योंकि कांग्रेस के लगभग लोग पढ़े लिखे थे, सारे के सारे लोग लगभग अच्छे खासे वेल एजुकेटेड थे, है ना। और हर साल उसके जो हेड होते थे उनका इलेक्शन होता था और हर साल नए हेड बनाए जाते थे। ठीक जैसे उन्होंने इलेक्शन ख़त्म किया, कांग्रेस के बेसिकली पार्टी के हेड के इलेक्शन को ख़त्म किया, अब कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है आप लोग समझ सकते हैं, है ना। वो क्या है, इलेक्शन खत्म होने की वजह से, क्योंकि भाई इलेक्शन होगा तो काबिल इंसान आएगा, है ना। लेकिन जैसा इलेक्शन खत्म होगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वंशवाद, नेपोटिज्म, ये सारी चीज़ें चलने लगेंगी, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या बात कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने बहुत जोर जोर से चिल्लाया ताकि एक नेशनल मूवमेंट क्रिएट हो सके, और उन लोगों ने क्रिएट भी किया। आप बुक में फोटोज देखो, इतने लोग, इमेजिन करो कितने लोग होंगे, करोड़ तो ना होंगे बच्चा, 10,000 5,000, है ना। 2.5 से 5,000। एक काम कर, इसको गिन लेना। अरे सर जाने दे सर, वो तो फोटो में क्या पता फोटो के पीछे कितना। यू आर राइट। तो एक काम करना, पीछे तक गिन लेना, ठीक है। ऑलमोस्ट 5-10 हज़ार लोग तो होंगे। अब सोचो 1920s में इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। और अब बहुत बड़ी बात नहीं भीड़ इकट्ठा करना, अभी बागेश्वर धाम वाले बाबा जी आ जाए, अभी देखो भीड़, है ना। या कोई बात पहुँचे हुए नेता आ जाए, मान लो भी योगी जी आ जाए तामसन में, भी देखो भीड़, हेलीकॉप्टर के उतरने तक भीड़, हेलीकॉप्टर उतरी भीड़ गायब, और जैसे फिर हेलीकॉप्टर चढ़ने वाले मतलब चलने वाले होते हैं फिर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हम भी एक बार गए हेलीकॉप्टर देखने, हेलीकॉप्टर उतरी और हम लोग फिर वहाँ से निकल लिए, चलो चलो हेलीकॉप्टर उतर गई, अब जब चलेगी तो फिर से आया जाएगा, है ना। तो 90% बधाई अटेंड करते हैं। हाँ, जब मान लो कहीं अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया हो, पूरी भीड़ खड़े, कैसे हुआ, अच्छा ये चुटाई होता है, बताओ लेटा है कोई मतलब नहीं, कोई एम्बुलेंस को फोन ना करेगा, लेकिन बताओ ऐसे ऐसे हो गया। इनको ऐसे नहीं चलना चाहिए, इनको ये करना चाहिए, मतलब शायद कोई एक विशेषज्ञ वहाँ बच रहे हो, बाकी दुनिया के सारे विशेषज्ञ वहीं मिल जाएंगे आपको। ये इधर से ऐसे आ रहा था ना, ये हल्का सा ऐसे लगा, ये ऐसे हो गया, तो विशेषज्ञता उसमें उनकी बहुत ज़्यादा पनप जाती है। तो ये अपना इंडिया है। अब उस टाइम सोचो इन लोगों ने इतना बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया, है ना। इन द ईयर आफ्टर 1990, मतलब 1919 में क्या हुआ, वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू द न्यू एरियाज, है ना, इन कोऑपरेशन न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मॉडल्स, न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, व्हाई इन्फ्लेशन डिड नॉट दे हैव। देखो कहने का मतलब है 1990s तक आते आते ये जो मूवमेंट है इनका, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया, है ना। First of all, the war created a new economic and political situation. It led to a huge increase in defense expenditure, which was, देखो बेटा समझना, हुआ क्या 1990s में वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर, है ना। कब स्टार्ट हुई थी ये वर्ल्ड वॉर, कब स्टार्ट हुई थी, हाँ 1914 से लेकर के कब तक हुआ था, 1918-19, ठीक है। मतलब उस टाइम हुआ क्या कि वॉर ने इकोनॉमिकल सिचुएशन बहुत वर्स बना दी। यही काम हम लोगों के साथ बेटा पता है आज़ादी के बाद हुआ था। हम लोग आज़ाद कब हुए हैं, 1950 में, 1951 में, 47 में हुए हैं। अच्छा, तो 50 में क्या हुआ था फिर, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, नहीं सर, रिपब्लिक डे बनाया जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था। अरे जो भी होता है सर, क्या होता है बताओ। हाँ, हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको लागू किया गया था 1950 में। तो 1947 में हम लोग क्या हुए, आज़ाद हुए, है ना। आज़ादी के बाद चाइना, पाकिस्तान, इन लोगों ने एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जब वो इंडिया के ऊपर अटैक ना करें, एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा। कंटिन्यू 8 साल के अंदर 3 वॉर इंडिया ने करे, है ना। अब इसका इतना बुरा इम्पैक्ट आया कि इकोनॉमिकल हम लोग बहुत वीक हो गए। जाहिर सी बात है, अब ये 1990s की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर हुआ कहाँ पर, इंडिया में ना हुआ, लेकिन फिर भी इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया। अभी देखो आपने यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, पूरे दुनिया में ऑयल के जो खाने वाला तेल था उसके दाम कितने बढ़ गए थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जैसे वॉर होता है, जैसे ही वॉर होता है, ये सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ती जाती हैं। ये बहुत हार्मफुल इफेक्ट डालता है हमारे इकोनॉमी पर, है ना। तो ये क्या हुआ, बहुत हार्मफुल इफेक्ट डाला, ठीक। अब इसमें कह रहा है थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइजेस इंक्रीज
डबलिंग बिटवीन 13 to 18, मतलब 1913 से लेकर के 1918 तक प्राइस डबल होने लगे, है ना। जैसे कोई सामान 10 रुपया था वो 20 का हो गया, है ना। और एक चीज़ और बेटा, प्राइस हमेशा बढ़ना चाहिए, है ना। साल भर में आपका किसी भी चीज़ का प्राइस है वो 6% के रेट से बढ़ना चाहिए। जैसे सपोज दैट आपकी फीस अगर है मान लो 3000 रुपये, है ना, तो हर साल 6% के रेट से, यानी लगभग मान के चलो इतने रुपए तो हर साल आपके बढ़ने ही बढ़ने चाहिए, है ना। 6% के रेट से आपके बढ़ने चाहिए हर साल फीस। नहीं बढ़ेगा तो प्रॉब्लम है, मतलब आप गरीब हो जाओगे। ज़्यादा बढ़ा देंगे तो गरीब हो ही जाओगे, और कम बढ़ाएंगे तो भी आप गरीब होते जाओगे धीरे धीरे। इसलिए फीस भी हर साल बढ़नी चाहिए, है ना। हर साल आपको फीस थोड़ी बहुत बढ़ानी चाहिए, तभी आप अमीर रहोगे, है ना। चलो, तो अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि 1913 से 1918 के बीच में प्राइसेस जो है वो डबल हो गए, ठीक है। लीडिंग टू एक्सट्रीम hardship for the common people. Villages were called upon the supply soldiers and forced recruitment. पता है soldiers के recruitment के लिए force किया जाने लगा लोगों को, क्योंकि लोग उसमें जाना नहीं चाहते थे। अभी बेटा बहुत पुरानी बात मैं ना बताऊं, 1970 की बात बताऊं, जो बंदा पढ़ लेता था, 10th पास कर लेता था, उसको रिक्रूट जबरदस्ती किया जाता था। जबरदस्ती घर से उठा ले जाते थे सरकारी नौकरी वाले कि चलो नौकरी करो हमारे यहाँ। लोग भाग आते थे, है ना, ना करेंगे भैया, लेकिन लोग जबरदस्ती पकड़ के ले जाते थे। अब तो अगर एक बार कहें कि भैया नौकरी देंगे, लोग वहीं कूद पड़े, तुम पैसा ना दो 2 साल हम ऐसे कर लेंगे, लेकिन सरकारी नौकरी होनी चाहिए, है ना। ये 50-60 साल पहले ये बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था नौकरी पाना, और अब आई थिंक हार्ड टू डाइजेस्ट है। आई थिंक मतलब इतना ज़्यादा टफ है कि लोग मर जाते हैं, इसी के लिए फांसी से लगा लेते हैं कि नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तैयारी करते हैं 4-5 साल, है ना। तो मेन चीज़ क्या है, ये टाइम जैसे जैसे बदलता है, कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है, ठीक। तो लोगों को फोर्स किया गया ताकि वो उसमें भर्ती हो सके इन रूरल एरियाज, कॉज वाइड स्प्रेड एंगर देन 1980, 90 to 2021, ठीक है। क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया, रिजल्टिंग द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। जैसे भाई क्रॉप प्रोडक्शन होगा नहीं, फसल बनेगी नहीं, तो जाहिर सी बात है अगर फसल नहीं बन रही है तो खाने की कमी तो होगी होगी, है ना। अच्छा, इंडिया को हम लोग सोने की चिड़िया कहते थे, है ना। क्यों होता था, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पर हमारी जो फसल होती थी, जैसे कि जो क्रॉप्स होते थे उसको खरीदने आते थे, वो हमें सोना चांदी के बदले में दे जाते थे, और हम उन्हें उसके बदले में क्या देते थे, अपनी फसल देते थे। फसल हमारे अगले साल फिर आ जाती थी, लेकिन उनके पास सोना चांदी अगले साल फिर तो उतने मात्रा में होता नहीं था। धीरे धीरे हम लोग क्या होते गए, काफ़ी रिच होते गए, है ना। और एक टाइम ऐसे आया कि इंडिया को क्या कहा जाने लगा, सोने की चिड़िया। और अब क्या कहते हैं, इसके बेटा चंद्रगुप्त जो थे, गुप्त कालीन, आप ऐसे बात कर सकते हो कि गुप्त काल में मतलब गुप्ता डायनेस्टी जब थी, तो ये सब लोग बोलते थे द गोल्डन बर्ड, है ना, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा होता था। और उसके बाद जैसे जैसे ये बेसिकली उसके बाद मोहम्मद बिन काशिम आए, यहीं से लूटना शुरू हुआ। मोहम्मद बिन काशिम आए, फिर मुगल्स आए, है ना। ये आते गए तो हमारा सारा धन जो है वो जाता गया, और उसके बाद जो बची कुची कसर थी वो आकर के किसने पूरी कर दी, ब्रिटिशर्स ने, है ना। सर मुगल्स तो इंडिया के ही थे। कौन कह रहे हैं? अरे मतलब मुगल्स मतलब जिसको एक अफगान्स होते हैं, अफगान्स वो थे जो लूट के लेके गए थे, और मुगल्स वो होते हैं जो इंडिया में बाहर से आए थे, और यहीं पर बसे, यहीं पर सारा काम किया, लेकिन पैसा बाहर पहुंचाते थे। नहीं, जैसे अफगान्स जो यहाँ पे आके बसे उनका नाम मुगल्स हो गया है ना। हाँ, तो वो लोग उन चीज़ों को बाहर ट्रेड करते फिर अंदर वापस लाते हैं सर। नहीं, ट्रेड नहीं करते थे, कुछ सामान वो बाहर पहुंचा देते थे। जैसे भाई अपने गांव, कोई भी शहर में अगर उसका गांव है तो गांव कुछ ना कुछ धन पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा। मान लो आपकी जॉब कहीं लग जा रही है बाहर, आप 2-3 करोड़ रुपए महीने कमा ले रहे हो, तो क्या सोचोगे, गाँव में घर बनवा दें, है ना, खूब बड़ा सा घर बनवा दें, इतना बड़ा कि 4 लोग जब सुबह लोटा लेके जाएं तो उनको खूब गरियाएं, बहुत दिन नंबर के धंधा करे, बहुत पैसा कमाए, है ना। घर बनाना तो ताजमहल यहाँ थोड़ी बनवाना। नहीं बनवाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, पैसा एक्सेसिव होगा तो घर गाँव में भी घर बनवाएंगे, ठीक है। एक गाना है ना, नॉन रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे, तो गांव के साथ वही, आप कितना भी आगे बढ़ जाओ लेकिन गांव आपको हमेशा याद रखना चाहिए, है ना। अब देखो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, 1915 में गांधी जी भारत आए, ठीक है। क्या हुआ, नींद तो नहीं आ रही? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का आइडिया 1915 में गांधी जी भारत आए थे। पता है किस डेट को आए थे? 9 जनवरी को,
और उसी दिन से मनाया जाता है, एक डे मनाया जाता है। कौन सा डे मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, है ना, यानी NRI डे हम लोग उसी दिन से मनाते हैं। पहले ये हर साल मनाया जाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हर 2 साल पे एक बार मनाया जाता है, क्योंकि सेलिब्रेट करने में पैसा बहुत लगता है सरकार का। इसीलिए सरकार कहती है हम हर 2 साल में इसको मनाएंगे, हर साल नहीं मनाएंगे। जैसे आप लोगों का बर्थडे साल में एक बार मनता है ना, कि 2 बार मनाते हैं, एक बार मनाते हैं। इस बार मेरे बर्थडे पे तो पूरा इंडिया पटाखे लगाएगा। 12 नवंबर को मेरा बर्थडे, ठीक है, 12 नवंबर को देखा पूरे इंडिया वाले सेलिब्रेट करेंगे। दीपावली है 12 नवंबर को मेरा बर्थडे और दीपावली है, तो पूरे इंडिया में सेलिब्रेशन होगा, है ना। तो जो इतने बड़े सेलिब्रेशन मेरे बर्थडे में हो चुका है हो जाएगा सेलिब्रेशन। अरे वाह, आपके नाम की वजह ठीक। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, महात्मा गांधी रिटर्न इंडिया, सबको पता 1915 में आए थे, और उसके बाद उन्होंने बेसिकली अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ जो उन्होंने मूवमेंट चलाया था उसमें वो सफल रहे। फिर वो जब इंडिया में आए, इंडिया में उन्होंने क्या करा, इंडिया में उन्होंने मूवमेंट चलाया, है ना। सेकंड पैरा से पढ़ते हैं। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, इंडिया में पहुंचने के बाद महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेस। अब देखो ध्यान देना, इसमें जो डेट वाइज प्लेस लिखा हुआ है, जैसे लिखा है इन 1970 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार, यानी सबसे पहला सत्याग्रह था कहाँ पर इनका? बिहार के चंपारण में, है ना। चंपारण के बिहार में कि बिहार के चंपारण में? बिहार के चंपारण में, क्योंकि चंपारण छोटा है और बिहार शायद बड़ा है उससे, है ना। स्पेलिंग में चंपारण बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसे प्लेस में कर देखा जाए तो बिहार बड़ा है, ठीक है। तो चंपारण बिहार में इसलिए उन्होंने अपना फर्स्ट मूवमेंट किया। उसके बाद वहाँ के लोगों ने फिर उनको और आगे इंस्पायर किया। देन 1917 ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। कहाँ पर? गुजरात की खेड़ा में। ये कई बार पूछा जाता है। 1970 में दोनों मूवमेंट हुए, एक कहाँ पर हुए? गुजरात की खेड़ा में, और एक कहाँ पर हुआ? चंपारण बिहार। लेकिन चंपारण पहले हुआ, है ना। आप इसको अगर याद रखना तो आप ऐसे याद रख सकते हो, पहले सी आता है डिक्शनरी में कि पहले के आता है? सी आता है ना, यानी चंपारण बिहार पहले होगा, और उसके बाद क्या होगा आपका? खेड़ा सत्याग्रह, यानी खेड़ा मूवमेंट होगा आपका उसके बाद में, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये चंपारण सत्याग्रह, बिहार, खेड़ा, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। पता नहीं मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछ लिया जाए, पता नहीं मल्टीपल चॉइस में पूछ मारे, तो जब वो पूछ मारेगा तो उसे बता दीजिएगा कि क्या सिस्टम है क्या, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या रहा है भाई? क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक। अच्छा, एक होता है एपिडेमिक और एक होता है इंडेमिक। व्हाट इज एपिडेमिक? सर एपिडेमिक जो है हाँ, वो कोरोना जैसी डिजीज को कहते हैं। ठीक है, जैसी चीज मतलब हमें नहीं समझा, मुझे हिंदी में मतलब बताओ। जैसे कि होता नहीं है वो जो देर में फैलती है, जो देर में फैलती शुगर की बीमारी तो एपिडेमिक कहते हैं। जो छूने से फैलते उसे एपिडेमिक कहते हैं। तो प्लेग बेटा छूने पे नहीं फैलता था, वास्ट लेवल पर हो जाए उसी को एपिडेमिक कहते हैं, ध्यान देना। तो जब एक शुगर बार- होगी तभी तो वास्ट लेवल पे कोई होगी। जरूरी थोड़ा ना है, प्लेग छूने से थोड़ा ना फैलता था। प्लेग तो रैट से फैला था, है ना, और उसी रैट्स की वजह से बहुत, मतलब ये मानिए चलो लगभग अराउंड 20 लाख पीपल वर डेड, 20 लाख लोग मरे थे, है ना, उस प्लेग में, ठीक है। और हाँ, जैसे बीमारी का नाम क्या था? प्लेग बता दो ना, प्लेग रैबिट से हुआ था, प्लेग नाम रख। रैबिट, रैट, जैसे जो तो रैट बाय अभी भी रैट से होता है। अरे वाह, तुम जिंदा हो अरे सर आप क्या? मुझे फोन कर रहा है, मेरा फोन बिजी है, ठीक, मैं खाली बट मेरा फोन बिजी है ना। क्या बता रहे थे? हाँ, तो उससे रैट क्या होता है, उसे प्लेग होता है। जैसे बेटा कोरोना वायरस, ये भी एक तरह से क्या था आपका? एपिडेमिक था, जो बहुत ही लार्ज अमाउंट पे फैले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एपिडेमिक कहते हैं, बहुत ही लार्ज अमाउंट पे। और जो एक स्पेशल एरिया में फैले उसे लोग इंडेमिक बोलते हैं। इंडेमिक जैसे आपने देखा होगा सबसे पहले चीन के वुहान शहर में कोरोना हुआ था, वो इंडेमिक था, अगर वहीं तक रह जाता तो लेकिन फिर वो क्या हुआ? फिर सारे लोगों को फैलने लगा, और फैल के लोगों को उसने क्या कर दिया? फैला दिया। राजनीतिक चर्चा। बहुत देर से बेचारा अंदर दबाए बैठा था कि कब आए तब बाहर निकले, हैं? सुन लो, रुक जाए थोड़ी देर, सुन लो, बता दो जो भी हो अंदर की इच्छा, कल की भी रहेगी होगी इच्छा,
अरे है कल की भी इच्छा बाकी होगी, आज की भी होगी, 2-3 दिन की इच्छा इकट्ठा हो गई, है ना। चलो अब देखो इसमें सत्याग्रह था, इसको आगे हम लोग यहाँ छोड़ते हैं, फिर आते हैं रोलेट एक्ट पे, है ना। व्हाट इज रोलेट एक्ट? 1919 में गांधी जी ने डिसाइड किया लॉन्च ए नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रोस्पर्ड रोलेट एक्ट, है ना। मतलब जो प्रपोज्ड रोलेट एक्ट था उसके लिए इन्होंने सत्याग्रह को कहा। ये रोलेट एक्ट क्या था? इसमें नेताओं को बिना किसी रीजन बताए अरेस्ट कर लिए जाते हैं, जेल में डाल देते नहीं अगर कहीं पे पब्लिक में 4 लोग इकट्ठे खड़े हो जाएंगे तो तो आप लोग उड़ जाते अब तक। किसी भी प्रोटेस्टेंट को बिना भी मतलब किसी रीजन के भी आपको अंदर कर देते थे। हमको अंदर कर देते थे, अरे तो आप आप भी आपको अंदर कर देते थे, हम भी डर गए। सही है, सारे लोग सही हो, बिल्कुल सब लोग सही हो। अगर किसी के ऊपर अंग्रेजों को शक होता था कि ये लड़का बदतमीज है, बदतमीज मतलब आगे प्रोटेस्ट कर सकता था, आगे प्रोटेस्ट कर सकता है ना, तो उसको उठा करके फटाक से बंद कर देते थे और आपको कोई सूचना भी नहीं देते थे कि भैया कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सारी चीजें। इसे हम लोग हिंदी में बोलते थे बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून। आपको बंद कर देंगे और फिर पूरी जिंदगी झेलते रहो, है ना, जो भी है। इधर बैठ जाओ ना तुम लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ, उधर लगा बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, बैठो, ठीक है। ये रोल है, आगे बढ़े। देखो तो दिस एक्ट हैड बीन, देखो कहने का मतलब है ये जो वहाँ उस टाइम का इंपीरियल लेजिस्लेटिव था उसमें इसको पास करा करके लोगों के ऊपर मतलब इम्पोज कर दिया गया। अब इससे बहुत सारे रोलेट एक्ट अब बहुत लेकिन कहीं ना कहीं से तो पास हुआ हुआ है ना, तो लेजिस्लेचर से पास कराया गया था, उसके बाद उसको इम्पोज कर दिया गया। अब पता है इसमें बहुत सारे लोग को अंदर किया गया, मतलब इतने लोगों को उसमें अंदर कर दिया गया कि सब लोग परेशान हो गए। जैसा अंग्रेजों को किसी को शक होता था आओ उसी एक्ट को वहाँ पे मारे थे, उसमें बंद कर दिया। हाँ वही आने वाला है, जलियांवाला वाला बाग, है ना। अब हुआ क्या, इन लोगों ने बेसिकली जब अपोज किया तो अपोज करके ये लोग क्या सोचे कि लाओ इकट्ठा हो जाए। अब इकट्ठा होने के लिए इन्होंने अमृतसर का एक जलियांवाला बाग है, वहाँ पर इन लोगों ने एक प्लेस चूज किया, उसमें इकट्ठा हो गए। अब जब ये लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पर मेला लगा, हाँ उसमें वैशाखी का टाइम भी था, ठीक है। तो वही फेस्टिवल में आए, कुछ लोग मीटिंग में आए हुए हैं, ऐसे में लाए ठीक है। तो बेसिकली वो लोग कहाँ पहुँचे, वो लोग जब वहाँ पहुँचे जनरल डायर ने क्या करा, सारी तरफ से उनको मतलब बेसिकली घिरवा लिया और एक साइड में दीवार वॉल है और सामने से गोली चलवा दी, है ना। कुछ लोग जिंदा बचने के लिए कुएं में कूद गए और उस कुएं में इतने लोग कूद गए कि जो सबसे ऊपर वाला व्यक्ति था उसका चेहरा तो कुएं से बाहर था। अब इमेजिन करो कि वो लगभग 20-30 फुट गहरा कुआं, 20-30 मतलब एक मंजिल से थोड़ा सा ऊपर समझ लो, इतना लंबा कुआं, इतना लंबा चौड़ा कुआं, कितने लोग उसमें मरे होंगे। ये छोड़ो, जो सबसे पहले कूदा होगा उसकी हालत सोचो, जिसको सोचा होगा हम बच जाएंगे, है ना, तो सबसे पहले खत्म हुआ होगा मेरे हिसाब से। कुछ लोगों को गोलियां लगी, कुछ लोग पूरे के पूरे पेड़ के निशान, आज भी उस दीवार को पेंट नहीं किया गया, वैसे का वैसा ही है। आप जाओगे उसमें गोलियों के निशान बने हुए उस दीवार पे, उस वॉल पे, है ना। तो बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग इसे कह सकते हैं मैसाकर हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को मारा गया था जो इसके प्रोटेस्ट में खड़े थे, है ना। रोलेट एक्ट, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं अंग्रेज रहते तो सही रहता, हम लोग के जो बिल्डिंग्स हैं जो अंग्रेज बना के गए आज में नहीं गिरा है, बहुत सारे रोड्स अंग्रेज बनाए वो आज में नहीं खुदी है, बहुत सारे ओवरब्रिज बनाए हैं। इंजीनियर कहाँ को देते हैं, अपने भारत के इंजीनियर रहते हैं ना। सर आइडिया तो वही देते थे ना सब कुछ इंडिया का रहता है बेटा, सुनो सब कुछ। प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि डिग्री को हम लोग ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। 90% लोग BA MA की डिग्री खरीद लेते हैं। खरीदने का मतलब एडमिशन करा लिए, आराम से घर में लेटे हैं, पेपर है बढ़िया आवाज सीरीज से पढ़ लिए, पेपर दिया है, पास हो गए। बहुत सारे लोग आजकल डिग्रियां बिक रही हैं, पहले डिग्री नहीं बिकती थी। पहले हाई स्कूल पढ़ने का मतलब बहुत बड़ी चीज़ होता था, और पहले पता है क्लास 5th में बोर्ड होता था, 5th में बोर्ड दो, 8th में बोर्ड दो और फिर 10th में बोर्ड दो, और 12th तो कोई पहुंच ही नहीं पाता था, बहुत रेयर केस में पहुंचते थे। अब जो 3 बार बोर्ड, आजकल 5th तक का बच्चा डायपर पहनता है,
जान ही नहीं पाता क्या करना है आगे, है ना। तो पहले सोचो, मतलब ये उस टाइम का टैलेंट हुआ करता था, इतने बड़े पैमाने पर लोग चलते थे, पढ़ते थे। तो ये भाई इंग्रेडिएंट हमारा, सब कुछ हमारा, इंग्रेडिएंट हमारा, इंजीनियर हमारे, मेहनत हमारी, बस आइडिया ही तो तुम्हारा था, थोड़ा एक रास्ता दिखाने का काम तुम्हारा था। भाई लीडर थे तो इतना करो ही करोगे। आप जिस घर में रहते हो क्या उस घर को गंदा छोड़ देते हो? पेंट करते ही हो, है ना, साफ सफाई करते ही हो। तो बेचारे ब्रिटिशर्स भी क्या कर रहे थे, उनको थोड़ा ना पता था कि घर छोड़ के उनको जाना पड़ेगा। भाई सपोज इस बिल्डिंग में हमें इस बिल्डिंग को मेंटेन किया, पेंट कराया, सब कुछ कराया, एकदम मेंटेन। आज जब ये चमकने लगे, मालिक क्या कहे, ऐसा है कल खाली कर दो। मालिक क्या कहे, कल खाली कर दो। तो अगर मुझे ये पता होता 1-2 महीने रहना है तो उसको मेंटेन क्यों करते? बिल्कुल नहीं करते मेंटेन। तो अंग्रेजों को थोड़ा ना पता था इनको भागना पड़ेगा। रेलवेज बनाई इन्होंने अपने बेनिफिट के लिए। यूज कौन कर रहा है उसे? आज लोग यूज कर रहे हैं। बेनिफिट अपने लिए बनाया था, यूज हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उस टाइम में वो टाइम था, वो टाइम इम्पोर्टेंट था, है ना। उस टाइम में आपको ये चीज़ें मेंटेन करके चलेंगी। अब देखो इसमें मतलब क्या हुआ, अब इसमें कहाँ थे हम लोग पढ़े थे, अपोज द इंडियन मेंबर्स इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू। हाँ वही बोल रहा है कि जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे उन सबको पकड़ने का इनॉर्मस का मतलब होता है जिसकी हम लोग कहीं तुलना ना कर सकें, इतनी ज़्यादा पावर गवर्नमेंट को दे दी गई इस एक्ट को बना करके। अब जाहिर सी बात बेटा, किसी के पास ज़्यादा पावर होगी तो क्या होगा, तानाशाही तो हो जाएगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाए तो आप क्या हो जाओगे, तानाशाही तो हो जाओगे। इसलिए पावर्स के साथ हमेशा क्या आती है, जिम्मेदारी। जैसे मान लो आप घर में बड़े हो, आपका कोई छोटा भाई है, आपके पास पावर है, सो 1 गिलास पानी लेकर के आओ, नहीं लाएगा, आए 2 घंटा हमारे चीज के पास, जानते हो कुछ नहीं कर पाएगा, तो क्या करोगे, 2-3 घंटा बुला दोगे। तो आप तानाशाही तो एक तरह से हो। इसलिए पावर के साथ हमेशा आपके अंदर पोलाइटनेस होनी चाहिए, है ना। जैसे अगर हम लोग बजरंगबली को देखें, जब वो पहाड़ लेने जा रहे थे, है ना, शायद आपको पता हो, रामायण में लिखा है, जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, जब वो पहाड़ लेने जा रहे थे बजरंगबली, तो जाते जाते सूरज भगवान से कहा, भगवान जी ऐसा है आप निकलिएगा मत, क्योंकि अगर आप निकलेंगे तो उधर जो मतलब सूर्यवंश है, यानी जो राम जी के छोटे भाई, उनकी डेथ हो जाएगी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया पहला, उसके बाद धीरे से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और रख दिया, बोला अगर निकल गए तो आपको याद होगा बचपन में मैंने खेल में आपको अपने मुंह में रख लिया था, तब मैं छोटा था, अब हमारे पास पावर भी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। इतना कह के वो निकल गए। मतलब क्या, पावर ज़्यादा है ठीक है, आप पोलाइट रहो, लेकिन जब कोई सामने से अगर आपको धक्का दे रहा है तो जाहिर सी बात अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के उसके आगे रखो कि हाँ हम हैं, हम नियम हैं, है ना, ऐसे करके डायलॉग मार बात करो। आई बात समझ में। तो ये सारी पावर्स जो हैं ये गवर्नमेंट को मिल गई एनॉर्मस, और लोगों ने इसका अपोज किया, और इसी अपोजिशन में महात्मा गांधी ने भी बहुत सारे मतलब रैलीज निकाली, बहुत कुछ किया ताकि इसको किसी तरह से बंद किया जा सके। और फिर सारे लोग अमृतसर में इकट्ठा हुए, जहाँ पर जनरल डायर ने क्या करा था, फायरिंग करा दी थी, और उस फायरिंग में बहुत सारे लोग मारे गए थे, है ना। मतलब अब देखो ये गली की फोटो शायद बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। अब इसमें देखो कुछ लोग पड़े हुए आपको दिख रहे होंगे, है ना। एक नीचे लेटा है, 2 हाफ पैंट पहन के पुलिस वाले खड़े हैं। पहले पुलिस वालों की पैंट हाफ रहती है, जैसे इस समय आरएसएस का होता है ना, आरएसएस वाले, ठीक है, वो हाफ पैंट पहन के चलते हैं। छोटे बच्चे भी स्कूलों में हाफ पैंट पहन के जाते हैं। पहले उस टाइम पुलिस की पैंट हाफ हुआ करती थी, है ना, तो टोपी पहन के हाफ पैंट पहन के अच्छे लगते रहे होंगे, ठीक। तो ये हुआ कब था बेटा, ये 13 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। बहुत बड़ा मैसाकर हुआ था, मतलब इसे हम लोग कह सकते हैं इतिहास का साथ सबसे बड़ा ऐसा अंग्रेजों द्वारा किया गया सबसे गलत काम में से एक था। और इससे पहले अगर शायद ये सच है या नहीं, ये हिस्ट्री में भी कई जगह प्रूफ नहीं है, एक बंगाल के नवाब थे, है ना, सिराजुद्दौला, शायद आपने नाम सुना होगा, सिराजुद्दौला। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 143 अंग्रेज को उठा करके और एक 10 बाई 15 के कमरे में बंद कर दिया था। 10 बाई 15 मतलब अपना छोटा से कमरे में 143 लोगों को बंद कर दिया था। हाँ, और उन्होंने बंद कर दिया और 24 घंटे तक बंद रखा। जब 24 घंटे बाद खोला गया तो लगभग 123 लोग मर चुके, है ना, 123 लोग से मर चुके थे। तो इंडियंस की तरफ से इतिहास में शायद सबसे बड़ी गलती ये हुई थी जिसमें बेगुनाह लोगों को मारा गया था। और अंग्रेजों की तरफ से तो कई बार गलतियां हुई, उनमें से के एक एकदम बेगुनाह। आप सोचो जो मेला देखने आए छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या पता होगा,
कि वो जिस हवा से अपनी फिरंगी को लहरा रहे हैं उसी हवा में गोली उड़ के आएगी उनको मार देगी, है ना। जिस मैदान में वो घूम रहे हैं उसी मैदान में वो मर जाएंगे, ऐसा क्या ही पता था। तो बेसिकली ये सब चीज़ें किसी को पता नहीं थी, है क्या मोटिवेशन आ रहा अंदर से सुन करके, ऐसे तो बोलते हैं सारी चीज़ें। ठीक, अब देखो सेकंड पैरा नहीं थर्ड पैरा देखते हैं इसका। वाइल द रोलेट वाइल द रोलेट सत्याग्रह had been the whispered movement, it was still limited mostly to cities and towns, मतलब ये cities और towns में ही गायब होकर के रह गया। महात्मा गांधी now felt the need launch a more broad based movement in India। तब महात्मा गांधी को लगा यार ये छोटा सा मूवमेंट कुछ नहीं कर पाएगा, इसके लिए हमें बहुत बड़े मूवमेंट की ज़रूरत है। अगर हमें अंग्रेजों का विरोध करना है तो हमें बहुत बड़े मूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। लेकिन उनको ये लग गया कि अगर हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं आए तो, अगर हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं आए तो कोई भी बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो सकता। आज की डेट में भी ये बेटा, अगर हिंदू मुस्लिम या धर्म छोड़ो सारे हिंदुस्तानी एक साथ नहीं आएंगे तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, चाहे वो डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो। अगर आपको अपनी बात मनवानी है, अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो आपको बेसिकली ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको करना क्या है ना। दिस इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब इसमें सारी पावर्स उसके पास में, जनता के हाथ में है, और जनता बेवकूफ़ है। जनता अपनी बात कैसे मनवाती है? मूवमेंट करके। आपको मूवमेंट करना चाहिए। लोग नुकसान करते हैं सरकार का, वो जाएंगे तोड़ेंगे फोड़ेंगे, मूवमेंट नहीं करते हैं। तो सरकार भी क्या करती है, जैसे कि मूवमेंट पे बैठे वो बेचारे चाहे चुपचाप बैठे हो, ले लाठी हो गया, मूवमेंट नहीं करना है। तो मूवमेंट करने का सही तरीका होता है कि आप विरोध करें। आप जो काम करो काम कंप्लीट करो, काम कर लो, फिर आपको जो बोलना है मूवमेंट करो। 4, 5, 10, 15 जितने भी भीड़ इकट्ठा हो सकती है, आप इकट्ठा होकर शांति से अपनी बात को रखो। ये इंडियन मूवमेंट का तरीका होना चाहिए। गांधी जी भी यही कहते थे, मूवमेंट करो, है ना, आंदोलन करो, लेकिन शांति के साथ। अभी तो शांति कौन थी? शांति कोई थी नहीं, मतलब पीसफुली, नहीं कि मेरे पास तो शांति नहीं है, पहले शांति खोजें तब उसके साथ जाए मूवमेंट करने, है ना। ऐसा नहीं है, चुपचाप से मूवमेंट करना, शांति के साथ मूवमेंट करना था। तो उन्होंने बोला हिंदू और मुस्लिम जब तक साथ नहीं आएंगे तब तक आप कोई भी बड़े मूवमेंट को अंजाम नहीं दे सकते। जाहिर सी बात बेटा सही है। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू, है ना। उन्होंने कहा कि हम खिलाफत आंदोलन चलाएंगे, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन तुर्क, मतलब जो तुर्की थे ऑटोमन तुर्क, वो हार गए थे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हो गया था। एंड देयर वर रूमर्स दैट द हर्ट्स पीसेस ट्रीटी वाज गोइंग टू इम्पोज ऑन द ऑटोमन एम्पायर, मतलब एक ट्रीटी उनके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। अब ये समझो गांधी जी के यहाँ से काम आसान हो जाएगा कैसे, पढ़ो आगे से। बोल रहा है द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, है ना, द खलीफा, जो आप लोगों को शायद खलीफा आपने अगर पढ़ा होगा मुगल पीरियड से, तो वहाँ पर जिस भी मुगल को खलीफा का सिग्नेचर मिल जाता था, जिस भी मुगल को खलीफा का सिग्नेचर मिल जाता था, उसे बोलते थे कि ये सुल्तान है इंडिया का, और जिसे नहीं मिलता था उसे सुल्तान नहीं बोलते। हाँ, वही पूरे इंडिया का सुल्तान उसे बोलते थे, बादशाह। हाँ, अगर खलीफा से तो साइन मिल गया तो ऐसा होता था, ठीक। तो अंग्रेजों ने सबसे बड़ी गलती ये करी, गांधी जी का काम आसान कर दिया, उस खलीफा के पद को ही हटा दिया। जबकि वर्ल्ड वॉर से पहले क्या कहा था, आपके खलीफा को हम और बड़ा बनाएंगे, उन्हें कॉम्प्लाइन मिलाएंगे, खूब बड़ा सा बना देंगे। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अंग्रेजों ने क्या करा, अपने नीति के अकॉर्डिंग उस पद को ही खत्म कर दिया, उस पोस्ट को ही खत्म कर दिया। का देयर इज नो खलीफा इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई खलीफा नहीं है, जो है वो हम हैं, हम ही भगवान हैं, हम ही इंसान हैं और हम ही सब कुछ है ना। तो अंग्रेजों ने बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करा। वन वे ऑफ डूइंग दिस नीचे आ गए खलीफा, टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर्स, ताकि खलीफा की टेम्पोरल पावर खत्म हो सके। पता उस समय खलीफा की कितनी पावर हुआ करती थी, एक बार अगर वो कॉल करता था, कॉल का मतलब फोन नहीं, कॉल का मतलब लोगों को बुलाता था, तो जितने इस्लामिक स्टेट होते थे, जितने भी इस्लाम धर्म को मानने वाले रहते थे, सब पहुंच जाते थे मशाल लेकर के कि खलीफा हम आपके साथ हैं। तो भाई अंग्रेजों को लगा कि अगर ये हमसे बड़े पावर में आ जाएंगे
तो इनके लिए बड़ी दिक्कत हो गई, इसीलिए उन लोगों ने खलीफा का एक तरह से पद ही समाप्त कर दिया, है ना। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, एक खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म इन बॉम्बे मार्च 1990, मतलब खिलाफत कमेटी जो है बॉम्बे में 1990 में बनाई गई, ठीक है। हुआ क्या, ए यंग जनरेटर ऑफ मुस्लिम लीडर लाइक ब्रदर, है ना, लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मतलब मोहम्मद अली और शौकत अली की अध्यक्षता में एक कमेटी को बेसिकली बनाया गया, बिगेन डिस्कसिंग विद द महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑफ द इशू, ताकि अब देखो गांधी जी ने आपदा में अवसर देख लिया। आपदा में अवसर का मतलब जैसे खलीफा का पद खत्म हुआ, गांधी जी ने कहा यार अच्छा ये मौका है, अगर मुस्लिमों को अपने साथ करना है तो उनके साथ जाओ और कंधे पे हाथ रखो, रो तो भैया हम तुम्हारे साथ हैं, और मिलकर अंग्रेजों के यहाँ से भगाया जाए। अंग्रेजों ने तुम्हारे भगवान को खत्म कर दिया है, तुम्हारे ईश्वर को खत्म कर दिया है, तुम्हारे अल्लाह को खत्म कर दिया है, आ जाओ। महात्मा गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी देख ली, और जैसे उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी उन लोगों ने शौकत अली को बुलाया, कहा भैया आओ चलो शुरू करते हैं लोग मूवमेंट, है ना। तो अच्छा अब इसमें क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी को देखा, ठीक है। उसके बाद एट द कलकत्ता सीजन ऑफ द कांग्रेस सितंबर 1920 ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स टू नीड अ स्टार्ट ए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल फॉर स्वराज। अब यहाँ पर एक स्वराज वर्ड आया है, स्वराज का मतलब क्या है, खुद का राज। स्वराज का मतलब क्या है, खुद का राज, यानी फ्रीडम। वही चीज है कि सबसे पहली बार कलकत्ता सेशन में, है ना, 1920s में अंग्रेजों गांधी जी ने सबको कन्विंस कर लिया। और किस बात के लिए कन्विंस किया, किस बात के लिए कन्विंस किया, ताकि एक स्वराज मूवमेंट स्टार्ट किया जा सके, है ना। जैसे स्वराज मूवमेंट का मतलब कि भाई हमारा देश है तो हमें अपने हिसाब से रूल करने दो ना भाई। अगर हमारा देश है, जैसे जाहिर बात है, अगर आपका घर है, अगर आपका घर है तो आपके घर में आपसे बेटा रूल कोई बना पाएगा, ये बताओ, कोई बना पाएगा, है ना। यानी अगर आपका घर है तो आपसे बेटर ना कोई रूल बना पाएगा है और ना ही उस रूल को कोई फॉलो करा पाएगा। इसीलिए सबसे पहले जो खिलाफत मूवमेंट था वो इन लोगों ने स्टार्ट कराया। वाई नॉन कॉर्पोरेशन, अब देखो ये कह रहा है वाई नॉन कॉर्पोरेशन। नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब है कि क्यों ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ, ठीक है। वाई नॉन कॉर्पोरेशन, है ना, नॉन कॉर्पोरेशन क्यों हुआ या क्या था इसका मतलब। देखो नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब क्या निकालोगे अगर आप लोग से बात करें, नॉन कॉर्पोरेशन मतलब किसी भी चीज को कॉर्पोरेट कोऑपरेट नहीं करेगा सर। हाँ, नहीं करेंगे, ठीक। जैसे डाउन हो गया था। अंग्रेज जो थे तो उन्होंने जब इतना सारा बवाल काटा तो इंडिया गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है आपको किसी भी सेक्टर में हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। टीचर्स अपनी जॉब छोड़ने लगे, स्टूडेंट्स स्कूल जाना छोड़ने लगे, ऑफिसर्स जो थे वो ऑफिस जाना छोड़ने लगे, मतलब बहुत सारे लोगों ने अपना अपना बेसिकली जो व्यू था वो दिया और अपने हैंड से जो हो सकता है उन लोगों ने किया, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड एक टाइटल मिलता था उस टाइम, नाइटहुड को त्याग दिया, छोड़ दिया। बेसिकली वो लोग कपड़े जो विदेशों से आए थे उसको उन्होंने निकाल दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर की आपने फोटो देखोगी, बहुत सर्कुलेट हुई थी बंगाल में जब वो था क्या कहते हैं इलेक्शन था, तो एक सूती बोरा जो आता है ना इसमें चावल वावल आता है वो पहने हुए थे, तो लोगों ने वो पहनना स्टार्ट करा कि हम विदेशी चीज़ नहीं पहनेंगे, जो देश का होगा अपना उसी को सपोर्ट करेंगे, वही करेंगे, विदेशी चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं होगा, है ना। तो लोगों ने नॉन कॉपरेट करा। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 महात्मा गांधी declared the British rule was established in India with the cooperation of the Indians। जाहिर सी बात है बिना इंडियंस के कॉपरेशन के कोई भी रूल एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। जैसे अगर आप कॉपरेट ना करो तो आपके घर में कोई हाथ पैर नहीं जमा सकता है, सीधी सी बात है। आप अगर कॉपरेट करोगे तभी आपका काम सिस्टम बनेगा आगे, है ना। Indians and had survived only because of the cooperation। इंडियंस को इतनी प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों को बहुत अच्छे से क्या किया था, कॉपरेट किया था। जो अंग्रेज कहते थे वो मानते थे, तो ताली हो जाते थे कि वाह क्या मारा है, क्या कोड़ा चला है। कोड़ा जानते नहीं जानते हम लोग, है ना। जैसे बचपन में आप लोग गेम खेला होगा तो कपड़े का बनता था, वो ऐसा कोड़ा बनता था, तो क्या कोड़ा मारा है, वो सपोर्ट नहीं करते थे अंदर से, है ना। In Indian refused to cooperate, British rule in India would collapse within a years and Swaraj would came। अगर इंडिया वाले
कॉपरेट करने से मना कर देते तो इंडिया जो ब्रिटिशर्स का रूल था वो खत्म हो जाता और इंडिया में क्या आ जाता, स्वराज आ जाता। स्वराज का मतलब अपना राज, अपने बाप का राज आ जाता, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वराज। जैसे आजकल क्या होता है, लोग कहते हैं ना तुम्हारे बाप की रोड है, तुम्हारे बाप का ये है, तो वो स्वराज है। स्वराज मतलब अपने बाप का सब चीज हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वराज कहेंगे, है ना। ओके, कहाँ गया, हाँ, how could non-cooperation become a movement? Gandhiji proposed that the movement should unfold in stages. इसे कई stages में चलाया जाएगा, है ना। It should begin with the surrender of the title that the government awarded and the boycott of civil services, army, police, courts and legislative council, school and foreign goods। कहने का मतलब है कि गांधी जी ने कहा कि सबसे पहले हम लोग टाइटल को छोड़ने से कोशिश कर रहे हैं, टाइटल को छोड़ दें, ठीक है, पुलिस, आर्मी, ऑफिस, स्कूल सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। स्टार्ट हम लोग यहाँ से करें, सब कुछ छोड़ने से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और जब एक बार ये स्टार्ट हो जाएगा, सब कुछ छोड़ देंगे, तो फिर हमारा मूवमेंट जो है वो आगे से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउ छूट के क्या कुछ ऊपर, हाँ, मतलब उसके बाद 1920 से सारे लोगों ने गांधी जी को सपोर्ट किया और अपना टाइटल सारे लोग छोड़ने लगे। Many within the Congress were however concerned about the proposals. They were reluctant to boycott the council election scheduled for the November 1920, and they feared that the movement might lead to पॉपुलर वायलेंस। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे ये मूवमेंट वायलेंस होने लगा, क्योंकि सब लोगों ने अपना टाइटल छोड़ दिया लेकिन लोगों को कुछ फायदा नहीं दिख रहा था, तो लोग वायलेंस होने लगे। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई एक काम कर रहे हो, बहुत देर से कर रहे हो, अगर वो काम आपसे नहीं हो रहा है तो आप वायलेंस हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो, तो लोग भी क्या होने लगे, वायलेंस हो गए, है ना। अच्छा, वायलेंस हो गए। इन द मंथ बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वर एन इंटेंस tussle with the Congress for a while. There seemed no meeting point between the supports and the opponents of the movement. Finally, at the Congress season at Nagpur in December 1920s, compromise were worked out and non-cooperation program was adopted. मतलब फिर उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन जो प्रोग्राम था उसको अडॉप्ट किया गया, क्योंकि पता है बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर लोग नॉन वायलेंस से जीत नहीं पा रहे थे। जाहिर सी बात है, आप वायलेंस नहीं कर रहे हो, आप टाइटल छोड़ रहे हो, तुम्हें कोई सर गए या कोई ना के, इसमें किसी का क्या ही दोष है या क्या ही वो है। हाँ, बस ये कि बहुत सारे लोगों ने पुलिस छोड़ी, आर्मी छोड़ी, उससे अंग्रेजों को थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन थोड़ा सा ही, है ना, क्योंकि अंग्रेजों के पास काफ़ी बड़ी आर्मी हो चुकी थी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। तो अब उस टाइम ये सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बन करके आया कि आगे करा जाए तो क्या करा जाए। अगर हम लोग आगे कर रहे हैं तो हम लोग आगे क्या करें जिससे हमारा जो ये मूवमेंट वो अंग्रेजों के नज़र में आ जाए, है ना। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, ये मूवमेंट शुरू कैसे हुआ, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, इसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कन्वेंस ऑफ आइडिया ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन, कैसे डिफरेंट ग्रुप ने जो सोशल ग्रुप होते हैं इन्होंने इस आइडिया को कैसे मतलब अडॉप्ट किया। भाई सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी को कन्वेंस करना कि आप इस मूवमेंट में शामिल हो, सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी को कन्वेंस करना। कैसे इनको कन्वेंस किया गया, ये सबसे बड़ा प्रश्न था, है ना। द नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन, मतलब सबका खुद का अपना मीन था। किसी को आज़ादी किसी चीज़ के लिए चाहिए थी, किसी को कुछ करने के लिए चाहिए थी, सबका अपना अपना एक टीम था कि नहीं हमको आज़ादी चाहिए तो हमको सिर्फ इसलिए चाहिए, हमको ये काम करना है, हमको वो काम करना है, सबका अपना अलग अलग मीन हुआ करता था आज़ादी का, है ना। तो वही इसने बोला कि जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ इन सब में सबकी आज़ादी का अलग अलग मीन हुआ करता था। आई बात समझ में। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, All of them respond to the call of स्वराज, सारे लोगों ने इसको स्वराज के नाम से पुकारा, है ना। बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल, लेकिन ये स्वराज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। ये बात आप भी मानते हो, किसी के लिए कुछ होता है स्वराज, किसी के लिए कुछ होता है स्वराज, सबका अपना मीन होता है, सब लोग अपने मतलब से उसको निकालते हैं। द मूवमेंट इन टाउन्स, टाउन्स में मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज, मिडिल क्लास लोग जो सिटीज में रहते हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल, मतलब जो हज़ारों
बच्चे तो उन्होंने गवर्नमेंट के जरिए जो कंट्रोल किया जाता था स्कूल, वो तक छोड़ दिया। कहा भैया हम इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है इन स्कूलों को, हम इसमें आगे ना पढ़ने वाले। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ छोड़ दिया, है ना। अब इस पैराग्राफ में वही सारी चीज़ें स्टार्ट हैं कि कैसे क्या हुआ। सब लोगों ने भाई छोड़ा, विदेशी कपड़े छोड़े और खादी को अपनाया। प्रेजेंट टाइम में आपने खादी का नाम सुना भी होगा। खादी भंडार का जो कपड़ा होता है बहुत मजबूत होता है। इंसान फट जाएगा लेकिन कपड़ा नहीं फटेगा, है ना। एक ठंडक में आप लोग रहोगे साथ में देखोगे, एक मोफलर है मेरे पास, वो आई थिंक उसकी लेंथ कुछ नहीं होगी, 8-9 फीट तो होगा ही, खादी भंडार का है, इतना मोटा सा है। उसको अगर आप बांध दो, कम से कम 8 फीट की उसकी लंबाई होगी। मुझे तो लगता है वो शॉल होना चाहिए, लेकिन चौड़ा इतना ही है। अगर उसे आप बांध लो तो 10 मिनट में मुँह से आग निकलने लगेगी, इतना वो हीट करता है। और खादी भंडार के जो कुर्ते उड़ते आते हैं, जो कपड़े आते हैं, शर्ट आता है, आपने देखा बहुत से लोग शर्ट सिलाए रहते हैं, गर्म कपड़ा है ना, उसको पहन लो तो ठंडक में ठंडक आपको नहीं लगेगी, है ना। तो बहुत अच्छे कपड़े आते हैं, क्वालिटी वाले कपड़े आते हैं खादी भंडार के। जैसे एक आपने नाम सुना था पश्मीना शॉल, नाम सुना है? पश्मीना शॉल कितनी गर्म होती है, लगभग 8 से 10 स्वेटर के बराबर होता है। और एक शॉल की कीमत कम से कम 18 से 19 हज़ार रुपये एक शॉल की कीमत होती है। और वो इसलिए महंगी होती है क्योंकि बकरी जो बाल गिरा देती है, उसी बाल से वो पश्मीना शॉल बनाया जाता है। उसको बकरे बाल उतार के ही बनाया जाता है। एक साल में 10-12 शॉल ही बन पाता, तो ज़्यादा नहीं बन पाता है। और लोग यहाँ ला करके बेचते हैं, है ना, 200-300 में पश्मीना शॉल बता के दे जाते हैं। 4 महीने में सिकुड़ के इतना बड़ा हो जाएगा पश्मीना शॉल, है ना, बता के दे जाते हैं, बट वो एक्चुअली पश्मीना शॉल नहीं होता। आई बात समझ में? तो ये जो शॉल होती है या जो कपड़े होते हैं खादी भंडार के, वो बेस्ट क्वालिटीज़ के आते थे। तो लोगों ने खादी को अडॉप्ट किया, था खादी ही आगे चल के भविष्य बनाएगा और खादी में हम लोग चलेंगे, है ना। ओके, रेवोल्यूशन, देखो ये पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, है ना, ये खादी वादी भंडार वाली चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। रेवोल्यूशन इन द कंट्री साइड, फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, इट ग्रू इनटू द फोल्ड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द प्रेजेंट एंड ट्राइबल which were developing the different part of the India in the year after the war। यानी जो इंडिया के अलग अलग पार्ट में रहते थे वॉर के बाद जो इंडिया के अलग अलग पार्ट में रहते थे, फिर उन लोगों के बीच में भी ये चीज़ें फैली और लोगों ने अच्छे से क्या किया, यहाँ पर इन सबको सपोर्ट किया। ठीक है, इन अवध एरिया जहाँ हम लोग रहते हैं, ये अवध का एरिया है ना। इन अवध प्रेजेंट वर लेड टू बाबा रामचंद्रा, मतलब यहाँ बाबा लोग ज़्यादा पलकते हैं, आपने देखा होगा, अच्छे बाबा होते हैं, फॉर्चुनर से बाबा लोग चलते हैं, है ना भाई। उनके सेफ्टी में आप सोचो, एक बाबा जब कहीं आते जाते हैं तो उनके सेफ्टी में कम से कम 2 CO सर्किल ऑफिसर और कुछ नहीं तो 10-12 SI, है ना, सब इंस्पेक्टर, और 30 के करीब में तो क्या बोलते हैं कांस्टेबल हो जाते हैं तैनात बाबा की सेफ्टी में, ताकि बाबा को कोई दिक्कत ना। तो ये यूपी है बाबा की बात बेटा, सारे बाबा लोग तो बहुत पहुंचे हुए बाबा हो जाते हैं। हाँ, योगी जी की तो बात ही नहीं कर सकते, वो पॉलिटिशियन हो गए, बाबा के साथ साथ पॉलिटिशियन हो गए, है ना। हाँ, वो पॉलिटिशियन वाले बाबा। देखो बाबा का, हाँ कौन से कुल मिला के सीए वो कोई तक ठीक, देखते हैं आगे क्या होता है ना। चलो, तो बेसिकली ये हुआ इंडिया में। फोन मिल जाएगा, चलो ओके। रामचंद्र, a सन्यासी who had earlier been the busy at the indentured laborer, कहने का मतलब है एक सन्यासी थे जिन्होंने इस मूवमेंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करी। द मूवमेंट here was against तालुकदार्स, ठीक है, तालुकदार्स एंड द लैंडलॉर्ड्स who demand from the present exorbitant high rent and variety of other cases। कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग किसान और हाई रेट से परेशान थे, जो लैंडलॉर्ड थे, है ना, और जो तालुकेदार थे, ये भी आपस में बेसिकली बहुत परेशान हुआ करते थे इन सारी चीज़ों को लेकर के। क्योंकि बेटा देखो, हर चीज़ को बाइकआउट करना बहुत ईजी नहीं होता है कि आप हर चीज़ को बाइकआउट करना लो। जब तक आप
आपके पास उसका कोई अल्टरनेट नहीं तैयार हो रहा है, जब तक आपके पास उसका कोई अल्टरनेट नहीं तैयार हो रहा है, तब तक आपको उसे बाइकआउट नहीं करना चाहिए। इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये मतलब स्मार्ट व्यू है। बाकी आप बाइकआउट करना है तो आप कर डालो। पता लोग बाइकआउट करने में क्या करते हैं, जो सामान आप खरीद के लाओ घर में रखो उसको उठा के जलाने लगते हैं। अरे भैया उसमें तो आपका पैसा लग गया है, अब आप उसे क्यों बर्बाद कर रहे हो, है ना। नया मत खरीदो। जैसे चाइना का सामान बाइकआउट करने की बात आती है, स्टॉप चाइना, लोग क्या करते हैं जो घर में था उसको जलाने लगते हैं। अरे भैया वो तो तुमने पैसा लगा ही दिया एक बार, अब उसको क्यों बर्बाद कर रहे हो, है ना। अब आगे से कोशिश करो, टेक्नोलॉजी डेवलप करो ताकि आपको चाइना का जो है कोई भी सामान ना खरीदना पड़े। तो ये बाइकआउट आप ऐसे कर सकते हो, ठीक। तो बहुत सारे बेटा ट्राइबल ग्रुप्स हुए, बहुत लोगों ने इसका सपोर्ट किया, है ना। और मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आपकी ऐसे होती रही। बाकी इस चैप्टर को हम लोग कल पढ़ करके ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि आज आप लोगों का जीव नहीं लग रहा है। जब जीव ना लगे तो लोग फ़ोन चलाने लगते हैं, बगल से बजाने लगते हैं। तो ये इसीलिए जी आज के लिए यही हो गया।